इंजीनियरिंग केमिस्ट्री यूनिट 3 में आपका स्वागत है। यह वीडियो फर्स्ट ईयर बीटेक के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर सेशन में कवर किए जाने वाला सिलेबस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली इस चीज़ को रिलेट करता है कि केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रिसिटी को हम एक दूसरे से कैसे स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि केमिकल रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हम बैटरीज़ के अंदर देख सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके हम केमिकल रिएक्शंस को प्रोड्यूस करें, जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे प्रोसेसेस में ये देखा जाता है। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है और एक्सप्लेनेशंस को आप काफ़ी ध्यान से सुने। सबसे पहले हम एक एनोड और कैथोड के बेसिक अरेंजमेंट को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे, जिससे कि हम आसानी से समझ सकेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस कैसे की जाती हैं। यहाँ पर एक एनोड दिया गया है जहाँ पर कि ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और कैथोड जिस पर कि रिडक्शन होता है, जिसको कि हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जिस पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इनके बीच के जो कनेक्शन होता है उसको हम साल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं, जो कि एक मीडियम होता है जो कि सेमी सॉलिड पेस्ट का बना होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो क्या करता है कि आयंस जो होते हैं उनको एनोड और कैथोड के अंदर मूव करने में हेल्प करता है, जिससे कि हमारी सर्किट इजीली कंप्लीट हो सके और केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए या फिर पर्टिकुलर प्रोसेस जिसके लिए हम उनको यूज कर रहे हैं उनको हम कंटिन्यूसली यूज कर सकें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा और ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? ZnCu सेल, जो कि केमिस्ट्री के अंदर एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे एनोड और कैथोड वर्क कर रहे होते हैं। इसके अंदर जो हम Zn का इलेक्ट्रोड लेते हैं वो एनोड की तरह काम करता है, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, और जो हमारा कैथोड होता है वो कॉपर का बना होता है, जो कि Cu इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। इनके बीच का जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसको हम साल्ट ब्रिज के द्वारा कंटिन्यू कराते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिंक जो होता है वो ऑक्सीडेशन के अंदर जाता है, जहाँ पर कि वो अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। वहीं पर कॉपर जो होता है वो दो इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली गेन करता है, जो कि रिडक्शन प्रोसेस को शो करता है। और साल्ट ब्रिज जो होता है वो इन दोनों के बीच के कनेक्शन को बेसिकली इस्टेब्लिश करने के लिए यूज किया जा सकता है, जिससे कि हम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को इस्टेब्लिश करते हैं। और बेसिकली इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट्स जो यूज करते हैं वो जिंक के लिए ZnSO4 को यूज करते हैं और कॉपर के लिए CuSO4 का यूज करते हैं। नोस्ट इक्वेशन एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन है जो कि बेसिकली हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किसी भी सेल के लिए डिफरेंट कंडीशंस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड वाला फॉर्मूला है, जो कि E = E0 माइनस 0.0591 अपॉन मोल्स टाइम्स log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn+ को हमने बेसिकली लिख रखा है। समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो E होता है वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर E होता है, जिसको कि हम इलेक्ट्रोड्स जो कि कैथोड और एनोड की पर्टिकुलर वैल्यूज जो दी गई होंगी उनके हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। और E0 जो होता है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। R जो होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, जिसको कि 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन लेते हैं। ये यहाँ पर केवल जूल पर मोल पर केल्विन में ही लेने की यूजेज आती हैं, वरना इसके अलग अलग वैल्यूज़ भी होती हैं। T जो होता है वो केल्विन टेम्परेचर होता है, और N जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड होता है यहाँ पर। F जो होता है वो फैराडे कांस्टेंट होता है, जिसको कि हम 96485 कूलम पर मोल भी लेते हैं, या फिर इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है वो 96500 कूलम लेते हैं पर मोल। Q जो होता है वो रिएक्शन कोसेंट होता है। याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम जो रिएक्शंस लेंगे उसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ Mn+ लेकर के ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब आता है इम्पोर्टेंट डिस्कशन बैटरीज़ के बारे में। बैटरीज जो होती हैं वो केमिकल एनर्जी जो होती हैं उनको स्टोर करती हैं और उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती हैं जब ज़रूरत होता है तब। समझने वाली बात यह है कि इसके अंदर जो पर्टिकुलरली डायग्राम दिया गया है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि एनोड हम यूज़ करते हैं, कैथोड यूज करते हैं, एंड पेस्ट ऑफ MnO2 या फिर NH4Cl एंड कार्बन को हम यूज करते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर जो एनोड होता है वो नेगेटिव साइड होता है जहाँ पर कि ऑक्सीडेशन होता है, एंड कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव साइड जहाँ पर कि रिडक्शन होता है। और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो इस मीडियम्स की तरह काम करता है जिसमें कि आयंस कंटिन्यूसली मूव करते हैं एनोड और कैथोड के बीच में।
क्लासिफिकेशन ऑफ बैटरीज़ के बारे में समझ लेते हैं। बेसिकली हम इनके रिचार्जेबिलिटी के बेसिस पर इनको दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, पहले पर प्राइमरी सेल्स और दूसरे पर सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स जिनके अंदर AA या फिर ट्रिपल A बैटरीज जो कि रिमोट के अंदर यूज की जाती हैं वो आती हैं। वहीं पर सेकेंडरी सेल्स के अंदर ऐसी बैटरीज आती हैं जो कि लेड एसिड स्टोरेज सेल्स के रूप में काम करती हैं। ये कैसे काम करती हैं? सबसे पहले प्राइमरी बैटरीज जो होती हैं या फिर प्राइमरी सेल्स जो होते हैं उनके अंदर केमिकल रिएक्शन फिनिश होने के बाद बैटरी को हम यूज़ कर पाते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि ये यूज एंड थ्रो बैटरीज होती हैं, यानी कि हम इनको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। वहीं पर सेकेंडरी सेल्स जो होते हैं इनको मल्टीपल टाइम्स हम यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन में लगी होंगी जिससे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। वो बैटरी वही है जिसको कि आप रिचार्ज करते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि मोबाइल फेंक देते हैं, ऐसा तो नहीं होता होगा। वहीं पर प्राइमरी सेल्स के अंदर हम बात करें तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस क्या हैं। फ्लैश लाइट्स के अंदर जो हम बैटरी को यूज़ करते हैं, टॉर्च के अंदर, क्लॉक के अंदर, रिमोट कंट्रोल्स के अंदर यूज करते हैं, रिमोट के अंदर भी यूज करते हैं। वैसे एप्लीकेशंस ऑफ सेकेंडरी सेल्स के अंदर बात करें तो व्हीकल्स के अंदर यूज किए जा सकते हैं, UPS सिस्टम्स के अंदर यूज किए जाते हैं, और सोलर एनर्जी स्टोरेज बैटरीज जो होती हैं वो भी इसके अंदर आती हैं। थोड़े डिटेल में समझ लेते हैं प्राइमरी सेल के बारे में। इसके बारे में हमने पहले ही बात कर लिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो डायग्राम है बेसिकली स्ट्रक्चर और यूजेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेकेंडरी सेल्स जो कि लेड एसिड बैटरीज होती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और इससे ही मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर लेड को एनोड की तरह यूज करते हैं और PbO2 जो होता है उसको हम कैथोड की तरह यूज करते हैं, जिसको कि लेड ऑक्साइड बोलते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं दैट इज H2SO4, इसका तो नाम सुना ही होगा। अब इस कैसे काम करता है? बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है जब लीड रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और होता क्या है कि जब हम इसको रिवर्स केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करवा देंगे तो वो बैटरी के बेसिकली कैपेसिटी को रीस्टोर कर देगा, यानी कि वो दोबारा यूज़ के लिए तैयार हो जाएगा। ये बेसिकली पैरेलल प्लेट्स होती हैं, एक दूसरे के अपोजिट में अरेंज्ड होती हैं, जिससे कि हम लेड एसिड स्टोरेज सेल को ऑब्टेन करते हैं। लेड एसिड स्टोरेज सेल के इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जो कि डिस्चार्जिंग के दौरान होते हैं उनको हम देख लेते हैं। इसके अंदर एनोड पर हम लेड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, जिससे कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। कैथोड पर वहीं इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के बेसिकली लेड ऑक्साइड के रिएक्शन के साथ वो क्या हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के गेन प्रोसेस को देखा जाता है। जो नेट रिएक्शन है उसके अंदर बेसिकली H2SO4 कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है और वाटर प्रोड्यूस होता है, जो कि ओवरऑल एसिड के कंसंट्रेशन को डिक्रीज करता है। चार्जिंग के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम रिवर्स कर देते हैं, जिसके बेसिस पर जो लेड और लेड ऑक्साइड होते हैं वो दोबारा रीजनरेट करते हैं और दोबारा से वो रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं, यानी कि हम दोबारा से ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाते हैं। कोरोजन बेसिकली होता क्या है कि जो मेटल सरफेसेस होती हैं उनको जब रस्ट या फिर जंग जो होती है वो जब खाने शुरू कर देती है, जब मेटल्स एयर, वाटर या केमिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो वो स्लोली डिग्रेड करने लगते हैं रस्ट की वजह से। जैसे कि आपने एक पर्टिकुलर आयरन के ऊपर देखा होगा रस्ट लगते हुए, जो कि कोरोजन के प्रोसेस के अंडर ही आता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब मेटल्स को हम मेटालिक प्रोसेसेस जैसे कि मेटलर्जी प्रोसेसेस कर करके हम पर्टिकुलरली मेटल को ऑब्टेन करते हैं तो वो अपने ओरिजिनल स्टेबल स्टेट में जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से अगर हम आयरन की बात करें तो वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके FeOH होल थ्राइस बनाता है। ताकि इस प्रोसेस में होता क्या है कि वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके रस्ट बना लेता है। सिंपल कहने का ये मतलब है कि जो मेटालिक सरफेसेस होती हैं या फिर जो मेटल्स होते हैं वो अपने ओरिजिनल स्टेट में जाने के लिए कोरोजन प्रोसेस को खुद के ऊपर अप्लाई कराते हैं। टाइप्स ऑफ कोरोजन के अंदर सबसे पहले आता है यूनिफॉर्म कोरोजन। जब मेटालिक सरफेस एनवायरनमेंट के अंदर एक्सपोज होता है तो उस पर यूनिफॉर्म कोरोजन ही अकर होता है। दूसरे नंबर पर आता है गैल्वेनिक कोरोजन। गैल्वेनिक कोरोजन के अंदर जब एक इलेक्ट्रोड्स को हम बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट कांटेक्ट में रखते हैं, जैसा कि पता होगा, तो उनमें से एक जो होता है वो इजीली कोरोड होने लगता है, जिसको कि हम गैल्वेनिक कोरोजन बोलते हैं। तीसरे नंबर पर आता है पिटिक कोरोजन। ये बेसिकली स्टेनलेस स्टील जैसे मटेरियल में होता है, उनमें एक होल डेवलप हो जाता है और इसको हम इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको याद रखना चाहिए। चौथे नंबर पर आता है स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग। बेसिकली कुछ पर्टिकुलर मटेरियल्स को जब हम इंडस्ट्रीज वगैरह में बिल्डअप करते हैं तो उनमें टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से ये कोरोजन डेवलप हो जाता है। सबसे लास्ट पर आता है क्रेवाइक या फिर श्रीवाइस कोरोजन। इसके अंदर समझने वाली चीज़ ये होती है कि जैसे कि बॉटल्स होते हैं तो उनके अंदर जो इन्वायरमेंट जो होता है वो स्टैग्नेंट यानी कि गतिशील नहीं, यानी स्थिर हो जाता है। वहाँ पर ये कोरोजन प्रोसेस देखा जाता है।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन कोरोजन। इसके अंदर होता क्या है कि बेसिकली हाइड्रोजन जब मेटल्स के साथ डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिएक्शन करता है, यानी कि केमिकली, इलेक्ट्रोकेमिकली या फिर उनके साथ इंटरैक्ट करता है, तो वो उनको स्ट्रक्चरली डैमेज करता है। कैसे? इसके अंदर मैकेनिज़्म के अंदर होता क्या है कि सबसे पहले हाइड्रोजन का जो एटम होता है वो मेटालिक स्ट्रक्चर को पेनिट्रेट करता है। ये बेसिकली अलॉयज़ या फिर स्टील जो कि हाई स्ट्रेंथ जिनका होता है उनके अंदर देखा जाता है। ये होता क्या है इसके अंदर, बेसिकली जो आयरन होता है वो एसिडिक मीडियम यानी कि HCl बेसिकली यहाँ पर लिया गया है, उसके अंदर FeCl2 और डाईहाइड्रोजन यानी कि H2 बनाता है। ये जो डाईहाइड्रोजन होता है वो मेटल के अंदर डिफ्यूज कर जाता है और उसमें एम्ब्रिटलमेंट को कॉज करता है। प्रिवेंटेशंस की बात करें तो सबसे पहले हमें एसिडिक मीडियम्स के अंदर इनहिबिटर्स को यूज करना होगा, जिससे कि बेसिकली हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकें, या फिर इसके लिए हम पर्टिकुलरली मेजर्स ऐसे ले सकें जिससे कि हम हाइड्रोजन के डिफ्यूजन प्रोसेस से बच सकें। दूसरे नंबर पर हम कोटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे मटेरियल्स को यूज कर सकते हैं जो कि इम्ब्रिटलमेंट से रेजिस्टेंस हो, यानी उन पर इम्ब्रिटलमेंट प्रोसेस ना हो सके। ऑक्सीजन कोरोजन जो कि नॉर्मल कोरोजन देखा जाता है, जिसके अंदर होता क्या है कि एक पर्टिकुलर मेटल पे ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, जो कि उस पर रस्ट का फॉर्मेशन करता है। और रस्ट हमने पढ़ा ही है, रस्ट अल्टीमेटली मेटल को स्लोली ईट करते जाता है। बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले रस्ट का फॉर्मेशन होता है। ये रस्ट का फॉर्मेशन होता क्या है कि ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में जो आयरन होता है वो FeOH होल थ्राइस का फॉर्मेशन कर लेता है। और यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि जो FeOH होल थ्राइस, जिसको कि हम आयरन की हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, वो फर्दर किस में डिहाइड्रेट होती है, यानी कि उससे वाटर का रिमूवल रस्ट के फॉर्म्स में होता है, जैसे कि Fe2O3.XH2। ये शायद आपने पढ़ा भी होगा। अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन के अंदर बात करें तो एनोड के प्रोसेस पर आयरन जो होगा वो +3 का आयन देगा, और कैथोड पर जो होगा वो O2 उस पर्टिकुलर H+ के आयन्स को अब्जॉर्ब करके हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है, ये जो Fe2+, जिसको कि हम फेरस आयन बोलते हैं, वो क्या करता है कि फेरिक ऑक्साइड यानी कि रस्ट का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से मेटल के सरफेस पर रस्ट का फॉर्मेशन होता है। कॉजेज़ ऑफ कोरोजन, सबसे पहले इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बेसिकली मॉइस्चर या फिर सॉल्ट्स और केमिकल्स रिएक्शंस जो कि इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जैसे हम यूज़ करते हैं, तो ये स्टैंडर्ड कॉजेज हो सकते हैं। मटेरियल की प्रॉपर्टी, जैसे कि मटेरियल अगर प्रॉन है इम्ब्रिटलमेंट के लिए, रस्ट के लिए, कोरोजन के लिए, तो उस पर कोरोजन ईजिली हो जाएगा। मैकेनिकल स्ट्रेस में बात करें तो बेसिकली हमने पहले ही पढ़ रखा है स्ट्रेस कोरोजन के अंदर कि अगर हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ एक जगह लगाने की जगह दूसरी जगह लगा दिया तो ऑब्वियसली इट वुड लीड टू कोरोजन। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर मटेरियल की कॉज में आते ही उनमें कोरोजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को समझना होगा अगर कोरोजन को स्टॉप करना है तो। कोरोजन कंट्रोल, सबसे पहले हमने पढ़ा कोरोजन के बेसिकली कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, तो उन्हीं को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। सबसे पहले एनवायरमेंटल कंट्रोल जो कि E नंबर पे लिखा गया है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमें ह्यूमिडिटी और एक्सपोजर टू मॉइस्चर यानी कि कोरोसिव सब्सटेंसेस से दूर रखना होगा हमारी मटेरियल को, ऑब्वियसली अंडरस्टूड है ये। फिर हम कोटिंग की बात करें तो कोटिंग के अंदर हम बेसिकली पेंट वगैरह लगा सकते हैं, ऑयल्स लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा जो बेसिकली इन्वायरमेंटल कंट्रोल वाला प्रोसेस ही कोटिंग के अंदर बताया जा सकता है। फिर आता है गैल्वेनाइजिंग के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि मटेरियल्स को जिंक के लेयर से कर देते हैं कोट, जिसकी वजह से उस पर हो नहीं पाता है कोरोजन। फिर आता है कैथोडिक प्रोटेक्शन, ऑब्वियसली अंडरस्टूड है। जो एनोड होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेथड होता है, जिसको कि हम यूज करते हैं कोरोजन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, मेन मटेरियल को बचाने के लिए बेसिकली कोरोजन से। फिर आता है हम कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम। ये क्या होते हैं, कोरोजन से प्रोसेस से बचते हैं, यानी रेजिस्टेंस। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम पे बेसिकली कोरोजन नहीं होता है। बेसिकली डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो कोरोजन की इश्यूज़ हैं वो कैसी हैं। सबसे पहले पावर जनरेशन इंडस्ट्री, इनके अंदर जो बेसिकली हम पाइप्स, टरबाइंस को यूज करते हैं, अगर उन पे कोरोजन होगा तो एक तरीके से बोले तो उनका वेट बढ़ जाएगा, या फिर उनकी इफिशियंसी या सेफ्टी जो होगा वो बेसिकली डिक्रीज कर जाएगा। दूसरे नंबर पर केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि एसिड और एल्कलीज जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको जब हम यूज करते हैं तो वो हमारे पूरे ओवरऑल इक्विपमेंट को कोरोड कर देते हैं। तीसरे नंबर पर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज, इनके अंदर बेसिकली पाइपलाइंस जो होती हैं उनके अंदर होता क्या है कि सॉल्ट वाटर या फिर केमिकल्स की फ्लो की वजह से कोरोजन हो जाता है। चौथे नंबर पर पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, आपको पता होगा ही कि पेपर बनाने में क्लोरीन का यूज किया जाता है, और क्लोरीन होने की वजह से एक केमिकल की तरह ये वर्क करता है, एंड सिंस इट इज ऑल्सो ऑलरेडी अ केमिकल, तो ये बेसिकली होता क्या है कि ये डिफरेंट मटेरियल्स को कोरोजन के प्रॉन बना देता है। सीमेंट एक बिल्डिंग मटेरियल है जिसका यूज हम होल्डिंग या बर्निंग के लिए कर सकते हैं।
बेसिकली ये सैंड और ग्रेवल को मिला करके कंक्रीट बनाता है। इसके कुछ इसेंशियल कंपोनेंट्स या फिर कंस्टिट्यूएंट्स हैं। लाइम, जिसको कि हम CaO बोल सकते हैं, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सिलिका यानी कि SiO2, जो कि ड्यूरेबिलिटी के अंदर मदद करती है। एल्यूमिना Al2O3, जो कि क्विक सेटिंग के अंदर मदद करती है। कलर और स्ट्रेंथ आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 प्रोवाइड करता है। और सेटिंग टाइम जो होता है वो जिप्सम यानी कि CaSO4.2H2O प्रोवाइड करता है। और मैग्नीशिया यानी कि MgO जो होता है वो बेसिकली लिमिटेड अमाउंट में यूज किया जाता है, लेकिन कुछ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये भी सीमेंट को। समझ लेते हैं कि हम बेसिकली सीमेंट को कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं। सबसे पहला स्टेप है रॉ मटेरियल मिक्सिंग। इसके अंदर हम लाइमस्टोन और क्ले को एक राइट प्रोपोर्शन के अंदर मिक्स करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है ग्राइंडिंग। इसके अंदर उस जो मिक्सचर होता है उसको हम क्रश करने के लिए, ताकि हम फाइन पाउडर ऑब्टेन कर सकें, उनको हम ग्राइंड करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है हीटिंग। जो हमारे पास पाउडर है उसको हम क्या करते हैं कि एक रोटेटरी केन के अंदर 1400 से लेकर के 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच में हीट करते हैं। और सबसे लास्ट में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो क्लिंकर्स, इनको हम जो क्लिंकर हीटिंग के बाद बन जाते हैं उनको हम जिप्सम के साथ क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, जिससे कि हमें फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, जिसको कि हम सीमेंट कहते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि सीमेंट के अंदर हार्डनिंग और सेटलिंग कैसे होता है। सबसे पहले जब सीमेंट को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो हाइड्रेशन होता है, जिसके चलते कंपाउंड्स जैसे कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट या फिर डाई कैल्शियम सिलिकेट जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि टाइम के साथ साथ क्या होता है, हार्डन हो जाता है। सबसे पहले इनिशियल सेटिंग जो होती है वो 30 मिनट के दौरान हो जाती है, लेकिन जो फाइनल सेटिंग होती है वो जब हम सीमेंट को अप्लाई करते हैं उसके 10 घंटे तक की मेजरमेंट के इक्वल की टाइम लेती है ये। अब हम डिटेरियोरेशन ऑफ सीमेंट के बारे में समझ लेते हैं। बेसिकली टाइम के साथ जो सीमेंट होता है वो डिग्रेड करता है। इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले मॉइस्चर, क्योंकि वाटर जो होता है वो केमिकल रिएक्शंस होता है उस पर्टिकुलर सीमेंट के अंदर, जिसकी वजह से उसके अंदर क्रैक्स डेवलप हो जाती हैं। दूसरे नंबर पर आता है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन बेसिकली क्या होता है कि जो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है वो सीमेंट के स्ट्रेंथ को टाइम के साथ डिक्रीज करती है। तीसरे नंबर पर आता है सल्फेट अटैक। सल्फेट जो कि सॉइल या वाटर में होते हैं वो भी हमारे सीमेंट को वीकन करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। चौथे नंबर पर आता है फ्रीजिंग या फिर थॉइंग। फ्रीजिंग एंड थॉइंग प्रोसेस के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जब रिपीटेड साइकिल्स होती हैं फ्रीजिंग एंड थॉइंग की, तो वो बेसिकली क्या करती हैं, क्रैकिंग कर देती हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक क्विक सेटिंग मटेरियल होता है जिसका यूज हम माउल्ड्स के अंदर करते हैं, स्कल्पचर्स के अंदर करते हैं और वाल की कोटिंग के लिए भी यूज किया जाता है। इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये बेसिकली कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, जिसको कि हम CaSO4.12H2O से रिप्रेजेंट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर क्या होता है कि जो जिप्सम होता है उसको हम अराउंड 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर हीट करते हैं, जहाँ पर कि उसके सारे वाटर्स जो होते हैं, वाटर ऑफ मॉलिक्यूल या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या वाटर मॉलिक्यूल्स, वो लूज कर जाते हैं, जिसकी वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर कि CaSO4.12H2O का फॉर्मेशन होता है। वहीं पर सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो इसके अंदर जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो दोबारा से वाटर के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और हार्ड मास ऑफ जिप्सम बना लेता है। यानी कि प्रोसेस एक तरीके से इक्विलिब्रियम में होती है। पहले वाटर रिलीज होता है, फिर वाटर गेन करके ये पर्टिकुलरली प्रोसेस जो होता है वो 5 से 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर को एब्जॉर्ब करके दोबारा से हार्ड मास ऑफ जिप्सम को ऑब्टेन कर लेता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेज हैं। सबसे पहले हम इसका आर्ट्स के अंदर यूज करते हैं, जैसे हमने देखा स्कल्पचर्स के लिए, मोल्ड्स के लिए यूज कर सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंदर भी बेसिकली यूज किया जा सकता है, जहाँ पर कि हम बेसिकली ऑर्थोपेडिक कास्ट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो हम जब किसी की बोन की फ्रैक्चर देखने को मिलता है तो वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। या फिर कंस्ट्रक्शंस के अंदर बात करें तो बेसिकली वॉल की फिनिशिंग के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर जो सीमेंट एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक कंपेरिजन दिया गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेटिंग के रिएक्शन को समझ लेते हैं। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि CaSO4.12H2O होता है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जब रिएक्शन करता है तो वो रिक्वायर्ड वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक हार्ड मास ऑफ जिप्सम यानी कि CaSO4.12H2O से
H2O की फॉर्मेशन करता है। याद रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर एट द एंड आप देख सकते हैं हीट भी रिलीज होती है। अब हम बात करते हैं हार्डनिंग की। हार्डनिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो जिप्सम बन चुका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस आफ्टर रिएक्शन, सेटिंग रिएक्शन के बाद, वो बेसिकली क्या होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स इंटरलॉक होते हैं एंड ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर को ऑब्टेन कर लेते हैं। याद रखने वाली बात ये है कि इसके बाद कोई भी एडिशनल रिएक्शंस नहीं होते हैं। ये बेसिकली एक फिजिकल चेंज होता है जहाँ पर कि CaSO4.2H2O जिप्सम जो कि इंटरलॉकिंग जिप्सम क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन करता है। सेशन की PDF को आप डिस्क्रिप्शन से ज़रूर एक्सेस करें। उस PDF से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये सारे जो लेक्चर्स की स्लाइड्स हैं वहीं पर कंपाइल्ड फॉर्म में आपको मिलती हैं। हालांकि यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो थैंक यू लॉट, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।